हाय, मैं ब्रिजेश। और आप सब कैसे होंगे? शायद अच्छे होंगे। तो मैंने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया था कि एक पौधों में परागकण के बारे में या पौधों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो लैंगिक जनन की प्रक्रियाओं में पौधों के बारे में हम नर भाग के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब मैंने 2 वीडियो डाला था, तो पहला वीडियो मैंने डाला था कि जो पुष्प होता है, तो एक पुष्प के भाग कैसे होते हैं और उसमें कौन-कौन से संरचनाएं होती हैं, कि पुष्प का जो सहायक भाग कौन सा होता है और पुष्प का जो मुख्य भाग कौन सा होता है। और फिर उसके बाद मुख्य भाग में मैंने आपको बताया था कि इस पुष्प में 2 भाग हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं जायांग और पुमंग। तो जो जायांग होता है वो मादा भाग होता है और जो पुमंग होता है वो नर भाग होता है। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे पहले और दूसरे वाले वीडियो में। दूसरे वाले वीडियो में मैंने एक आपको पुमंग के बारे में बताया था कि जो पुमंग होता है वो पुमंग किससे मिलकर के बना होता है और पुमंग में क्या-क्या होते हैं। तो पुमंग वास्तव में मैंने बताया था कि पुंकेसर से मिलकर के बने होते हैं। और जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। और बताए थे कि पुंकेसर में जो सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, जिसको हम वृंत तंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोला जाता है। और फिर उसके बाद ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर जो एक छोटा सा घुंडी-नुमा रचना होती है, जिसको हम एंथर कहते हैं। परागकोश जिसको कहा जाता है। और परागकोश को और फिलामेंट को, वृंततंतु को जोड़ने वाले जो भाग होते हैं उसको हम कनेक्टिव बोल देते हैं। तो इतने भाग के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद आपको बताया था कि जो परागकोश होता है, इस जो परागकोश था, तो उस कोश को अगर मैंने जब एक टीएस काटा था, तो टीएस काट करके दिखाया भी था कि उसके जो पुष्प होते हैं। दूसरे वीडियो आप अगर या पहला वीडियो देख रहे हो, तो दूसरे वीडियो को आप इसके पहले वाले में उसको आप जरूर देखना, तो शायद समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो कोशिश हम करेंगे कि इसी में ही समझ में आए। और जब हम इसको काटते हैं तो आपको दिखाया गया था कि इसमें कुछ ऐसी जो रचनाएं होती हैं, यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे भाग होते हैं और इसे ही हम कहते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी, या इसी को हम कह देते हैं टेपिटम। तो इसके बारे में मैंने उसमें बता दिया था कि कैसे-कैसे होते हैं। तो जिसमें बाहर की ओर कौन सा आवरण होता है, उसके अंदर में कौन सा आवरण होता है, फिर उसके अंदर में कौन सा आवरण होता है। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले परागकोश का जो विकास था, परागकोश के विकास में मैंने आपको बताया था कि इसका विकास कैसे होता है और उसमें किसका निर्माण होता है। तो उसमें किसका निर्माण होगा और बेसिकली किसका निर्माण होता है, पराग कणों का। तो आज हम यहाँ पर 3 टॉपिक आपको बताएंगे। पहला कौन सा है कि परागकण जो होते हैं चतुष्क क्या होता है, दूसरा है कि परागकण की जो संरचना होती है कैसे होती है, और उसके बाद ये जो परागकण का जो अंकुरण कहाँ पर होता है और जब अंकुरण हो जाता है तो कैसा हमको दिखता है। तो ये जो परागकोश था, एक परागकोश का ये जो टीएस है, टीएस काट करके दिखाया गया था। तो इसके अंदर में आपको बताए थे कि टेपिटम होता है और यह टेपिटम वास्तव में नष्ट करके क्या करता है, यह सूक्ष्म बीजाणु को ऊर्जा प्रदान करता है। तो टेपिटम वास्तव में कैसे होते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक, न्यूट्रिशन देते हैं। और किसको देते हैं, सूक्ष्म बीजाणु को देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सूक्ष्म बीजाणु बनता कैसे है, कहाँ पर बनता है। तो इसी के अंदर में जो परागकोश होता है, इसी परागकोश में सूक्ष्म बीजाणु धानी पाई जाती है। और सूक्ष्म बीजाणु धानी के अंदर में ये जो भाग है, इस भाग को ये दिखाया गया है। और इसी में खूब छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे भाई, तो इसके अंदर में ये जो रचनाएं हैं, तो इन्हीं रचनाओं को क्या कह दिया जाए, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। अब होता क्या है, तो इसी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में एक क्रिया होती है और उस क्रिया को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, मियोसिस। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा
तो ये जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण हो जाएगा, सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होगा, जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर। अब यहाँ पर जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और जब इसमें विभाजन होगा तो उससे किसका निर्माण होगा, सूक्ष्म बीजाणु का। और यह सूक्ष्म बीजाणु कितना होता है, 4। कितने बनेंगे, 4 बनते हैं। क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है कि जब एक बार सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने परागकण का निर्माण होगा, 4 परागकण का निर्माण होता है। ये आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। और फिर उसके बाद ये सभी जो 4 परागकण बनते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, सब कैसे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। लेकिन अगर हम मादा की बात करेंगे तो वहां पर भी 4 बनेंगे, लेकिन 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे। तो ये लाइन जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके जो बहुत सारे जो कंपटीशन क्वेश्चन होते हैं यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितने सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, 4 बनते हैं। अब ये जो 4 बनते हैं वो सब कैसे रहते हैं, चतुष्क अवस्थाओं में रहते हैं। चतुष्क अवस्था क्या होती है भाई, कि रहते तो साथ में ही है, लेकिन सब कैसे रहते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4, सब कैसे हैं, अकेले अकेले, लेकिन रहते कैसे हैं, साथ में रहते हैं। जैसे मान लो कि 4 परिवार के लोग हैं और 4 परिवार के लोग आए एक एक करके और सब कहीं पर से खेलने चले गए, तो एक एक जब इकट्ठा हो गए तो 4 हो गए ना भाई। तो सेम वैसे यहाँ पर समझना है कि इसी दशा को ही क्या कहा जाता है, परागकण चतुष्क बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखो ये 4 प्रकार के किस रूप में पाए जाते हैं, तो जैसे एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर ये वाला जो बना है तो इसको क्या कहा जाएगा, चतुष्क फल बोलेंगे, इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल। ये 4 हो गए। अब यहाँ पर जो ऐसी संरचनाएं दिख रही है जैसे तो 1 2 3 और इसके पीछे भी क्या होगा, एक और होगा, तो टोटल कितने हो गए, 4। जब परागकण इस संरचना में दिखाई दे तो इसको क्या बोलेंगे, चतुष्क फल बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। अगर परागकण जो 4 हर जगह पर 4 रहेंगे, अगर यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं तो इसको बोलते हैं समद्विपार्श्व कहते हैं, आइसो बाइलैटरल बोला जाता है। तो अगर कहीं पर परागकण इस तरीके से दिखाई दे, इस तरीके से, तो ध्यान देखो यहाँ पर एक जो क्रॉस हुआ है 1 2 3 और इसके पीछे भी क्या होगा, 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसित कहते हैं, डाइकस्टेड बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर कहीं पर आपको इस तरीके से दिखे ये वाला, तो देखो यहाँ पर कुछ कैसा दिख रहा है, टी के आकार की संरचना बना रहा है, तब इसको बोल देते हैं टी शेप्ड कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कहीं पर इस तरीके की रचना दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाएगा, रेखित प्रकार का, 1 2 एकदम सीधे है ना, जो सीधे होते हैं इसको बोल देते हैं रेखित। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो चतुष्क होते हैं इसमें सबसे कॉमन कौन सा होता है, कॉमन प्रकार का परागकण कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, रेखित होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको नोट भी कर लेना, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके बोर्ड एग्जाम की भी दृष्टि से। अब यहाँ पर हम चलेंगे उसके बाद जो परागकण होते हैं तो परागकण की जो संरचनाएं कैसे होती हैं, तो यहाँ पर आपको 4 परागकण हर जगह पर दिखाई दिया गया है। अब इसमें से 4 में से किसी एक का जब हम अध्ययन करेंगे तो कैसे होते हैं, किस तरीके से हमको दिखाई देते हैं, और यहाँ पर वो जो परागकण होंगे तो कैसे किस रूप में वो अंकुरित होकर के दिखाई देते हैं और अंकुरित होने के पहले कैसे हमको दिखाई देते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट सबको याद रखना है। तो जैसे सबसे पहला है कि एक जो परागकण है तो एक इस चारों में से भी जैसे मान लो कि एक परागकण ये वाला है इस तरीके से, तो ये कैसा है, गोल सा दिख रहा है, और इसी के अंदर में कौन होते हैं, केंद्रक होते हैं, और उसके बाहर आवरण भी होता है। तो एक परागकण हम कह सकते हैं ये कैसा होता है, गोल होता है, या कैसा होता है, अंडाकार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, ये क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है कि इसका व्यास कितना होता है। तो एक परागकण जो होते हैं तो उस परागकण का व्यास लगभग कितना होता है कि 25 से लेकर के, इंपॉर्टेंट याद करना है कि कितना होता है,
25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक। 25 से कितना? 50 माइक्रोमीटर व्यास के एक परागकण होते हैं। अब इस परागकण में कैसी कैसी रचनाएं होती हैं, तो जब इसमें बना कैसे, तो आपको बताया गया कि सूक्ष्म बीजांड, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से इसका निर्माण हुआ माइक्रोस्पोर का। अब यहाँ पर एक जो परागकण है, ये जो एक परागकण आपको दिखाया जा रहा है, इसकी संरचनाएं कैसे होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एक जो परागकण है, वह एक परागकण का क्या हो? अंकुरण। तो क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि परागकण का अंकुरण कहाँ पर होता है, तो परागकणों का ये जो अंकुरण होता है, जब यही वाली रचनाएं परागण क्रिया के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाएंगी, ये पहुंच जाएंगी, जैसे ये मान लो ये है स्टिग्मा, जिसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहते हैं स्टिग्मा। तो जब यही परागकण कहां पर पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो इस क्रिया को एक नाम से जाना जाता है और जिसको कहा जाता है परागण। क्या बोल देंगे? परागण। और जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ से कुछ न्यूट्रिशन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो सक्रिय से पदार्थ होता है, और यहाँ पर पहुंच करके फिर ये अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और जब ये अंकुरित हो जाते हैं, तो अंकुरित हो करके ये हमको कैसे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक इसका जो है फिगर ड्रा करते हैं, तो ये हमको कैसे दिखाई देंगे, और उसके बारे में हम देखते हैं भाई यहाँ पर। तो ये जो हो गया एक परागकण हो जाता है, और एक परागकण में ये ऐसा दिखता है। अब होता क्या है, तो एक जो परागकण में इस तरीके से छिद्र पाया जाता है, ये वाला एक, और यहाँ पर समझ लो 2, और यहाँ पर हो जाए 3। तो इसमें कितने छिद्र हो जाते हैं, या कितने छिद्र दिखाई दे रहे हैं? 3। तो इसी 3 छिद्र में से ये जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, ये, तो इसी भाग से कौन निकल जाते हैं, एक ट्यूब का निर्माण होता है। तो एक परागकण इस रचनाओं में दिखाई देगा। तो कैसे हो गए भाई ये, तो ये 1, 2 और 3। तो जो सबसे बाहर वाला आवरण है, तो इसको कहा जाता है वाह्यचोल। वाह्यचोल। और ये वाला जो होता है, इसको बोल देते हैं अंतःचोल। इसको कहा जाता है इक्जाइन बोल देते हैं। और फिर उसके बाद ये वाला जो होता है, उसको बोलते हैं इंटाइन। और ये जो भाग है, इस भाग को कह दिया जाता है इसको बोल देंगे जर्मपोर कह देते हैं, जनन छिद्र। जनन छिद्र हो जाता है। अब एक आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो मोनोकाट होते हैं, मोनोकाट क्या होता है, एक बीजपत्री पौधा। तो एक बीजपत्री पौधे में ये जो जर्मपोर होता है, वो कितना होता है, एक होता है। दूसरा हमको याद रखना है जो डाइकाट होता है, डाइकाट। तो डाइकाट में कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो जैसे देखो 1, 2 और यहाँ पर 1 था, तो क्या हुआ, 3। तो टोटल कितने हो गए, 3। अब रही बात कि जो वाह्यचोल होते हैं, वो बने किसके होते हैं, तो हमको याद रखना कि जब एक हम अंकुरित परागकण का अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है, वह आवरण क्या कहलाता है, वाह्यचोल। और यह वाह्यचोल कैसा होता है, ये होता है खुरदरा। और कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक, कैसा होगा, खुरदरा और कठोर होता है। अब इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो वाह्यचोल होता है, वो बना किसका होता है, तो ये एक प्रकार का पदार्थ होता है, और उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन होता है, यह है क्या, यह वास्तव में एक प्रकार का वसीय पदार्थ होता है, वसीय पदार्थ होता है। और इसी पदार्थ के कारण जो परागकण होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होती है, जैसे लाखों वर्षों तक कहीं न कहीं इसे भूमि के नीचे हो सकते हैं, पहाड़ों के बीच में हो सकते हैं, समुद्रों की गहराई में हो सकते हैं, और ये वहीं पर पड़े रहते हैं और नष्ट नहीं होते हैं। किसके कारण, स्पोरोपोलेन इनके कारण है क्या, एक प्रकार का वसीय पदार्थ होता है और इसी के कारण परागकण नष्ट नहीं होते हैं। अब याद रखना इसी के ऊपर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है और उस पदार्थ को हम कहते हैं पोलन किट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह दिया जाए इसको, पोलन किट कह देते हैं। अब ये पोलन किट का काम क्या होता है, तो ये पोलन किट जो होते हैं कुछ ऐसे जो परागण होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, कीट के द्वारा। जब कीटों के द्वारा परागण होता है, जैसे कोई कीट जैसे किसी पुष्प पर बैठेगा तो उसी के शरीर में परागकण ये क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। लेकिन ध्यान देना ये वाले नहीं चिपकते हैं, ये वाले चिपकते हैं, क्योंकि इसका अंकुरण कहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र पर। ये वर्तिकाग्र वाला दिखाया गया है, तो चिपक गए। तो काहे चिपक जाते हैं, क्योंकि उस पर क्या पाया जाता है, पोलन किट होता है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो आपको बताया गया कि जो वाह्य चोल होते हैं किसके बने होते हैं और कितने छिद्र होते हैं, 3 या 1 होते हैं। किसमें होते हैं, जो एक बीजपत्री होता है उसमें 1 छिद्र और जो द्विबीजपत्री होता है उसमें 3 छिद्र होते हैं। और इसी छिद्र से किसका निर्माण होता है, एक पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। अब उसके बाद चलो अब इसके बारे में बाद में बताते हैं। अब ये अंदर में तो वाह्य चोल के अंदर में दूसरी परत होती है जिसको कहते हैं अंताचोल। और अंताचोल इसको क्या कहा जाता है, इंटाइन। अब ये किसके बने होते हैं भाई, तो ये बने होते हैं, दूसरा पदार्थ होता है इसको बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। अब ये पेक्टोसेलुलोज क्या है, यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। और अब उसके बारे में नेक्स्ट चलते हैं, तो जो इंटाइन है या अंताचोल होती है, तो यही अंताचोल किससे, वाह्य चोल में जो जनन छिद्र पाए जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है ना, यहाँ पर भी था, तो इसी जनन छिद्र से एक नलिका का निर्माण कर लेते हैं और इस नलिका को हम क्या कह देते हैं, पराग नली बोल देंगे, पोलन ट्यूब कह देते हैं, पोलन ट्यूब हो जाता है। अब इस पोलन ट्यूब के बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एमिसी। कौन थे, एमिसी थे। एमिसी, तो एमिसी ने इस पोलन ट्यूब के बारे में बताया था, उन्होंने खोजा भी था कि कैसे होते हैं और कब खोजे थे, जिसको उन्होंने खोज किया था 1824 ईस्वी में। कब खोजे थे भाई, 1824 ईस्वी में। वैसे इनका पूरा नाम याद रखना, पूरा नाम क्या कह दिया जाता है, जीबी एमिसी। कौन है, जीबी एमिसी। कब, 1824 इसमें उन्होंने खोजा था। अब उसके बाद इसी के अंदर में कौन पाए जाते हैं, इसी के अंदर में 2 तो होते हैं जिसको कहा जाता है नर युग्मक, मेल गैमेट हो जाता है। और ये वाला जो भाग होता है इसको कह देते हैं नली केंद्रक, ट्यूब न्यूक्लियस
क्या बोल दिया जाएगा, नली केंद्रक। अब क्वेश्चन में यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ भैया कि जो नर युग्मक होता है वो नलिका केंद्रक के शीर्ष पर होता है कि नली केंद्रक होता है। तो याद रखना है कौन होते हैं, नली केंद्रक शीर्ष पर होते हैं, उसके पीछे कौन होते हैं, नर युग्मक। एक परागकण में जो पराग नलिका होती है उसमें नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो कितने होते हैं, दो होते हैं। और आगे चल करके इसके बारे में बताया जाएगा कि जो दो नर युग्मक होते हैं वो किस प्रकार से प्रक्रियाएं करते हैं। तो शायद इसमें जो नर भाग जो होता है, नर भाग में आपको बताया कि जो पुमंग होते हैं, पुमंग में पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर में परागकोश होते हैं, परागकोश में क्या होती है, परागधानी होती है, और परागधानी में कोशिकाएं होती हैं जिसको बताया गया सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, और सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होकर के परागकणों का निर्माण होता है। और परागकण कैसे होते हैं, चतुष्क अवस्थाओं में रहते हैं, हर जगह पर चार होते हैं। किस रूप में होते हैं, आपको बताया गया कि टी आकार के लानियर जो होती हैं, टेट्राहेड्रल बाई काज। तो ये सब अनेक प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक परागकण के बारे में बताया गया कि एक परागकण की जो संरचनाएं कैसे होती हैं। तो ये जो संरचनाएं और यही संरचनाओं से आगे चल करके इसका निर्माण होता है नर युग्मक का, और नर युग्मक किसमें हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन के उपयोग में आते हैं। तो इसके बारे में अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको जो है हम डालेंगे तो उसके बारे में आप देखना और कोशिश करना ये सब देखना, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप उसको फिर से ट्राई करके देखना। अगर कोई गड़बड़ी भी होती है तब भी आप बताना कि इसमें थोड़ा सा आप मेंशन और कीजिए या जो भी सही है। तो आप सबसे हम जो है आशा करते हैं कि आप सब जो है इसके बारे में देखेंगे और बताएंगे कि इसमें जो है क्या क्या कमियां हुई हैं, अच्छाई हुई होंगी। तो आप सबको जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप अधिक से अधिक दूसरे को बताएं, ताकि हो सकता हो कि दूसरे का जो लाभ भी हो जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको, केवल बताना है दूसरे को कि किस तरीके से उसका जो है। बहुत ऐसे लोग होते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है स्कूल में जो फीस दे पाने का, जैसे बहुत सारे इसमें जो कोचिंग का, तो इसके लिए कोई दबाव भी नहीं है, वो अपना जो है। और आज के डेट में तो सबके यहाँ जो मोबाइल है और सबके यहाँ जो फ्री तो रिचार्ज हो ही गया होगा, तो बहुत सारा वीडियो देखते हैं, वैसे पढ़ाई में थोड़ा सा भी देख लेंगे तो उनका लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। तो हम आपसे आशा करेंगे आप दूसरे को जरूर बताएंगे, और आप सब खुश रहें, मस्त रहें, और वीडियो को देखते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और बाय बाय, टेक केयर।